11 सितंबर 2001 का दिन मॉडर्न तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर होने वाले अटैक्स ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया। इस वाकया के बाद ग्लोबल सियासत का रुख ड्रामेटिकली चेंज हो गया। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया और उसकी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल फोकस काउंटर टेररिज्म बन गया। पहले जहां इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और ग्लोबलाइजेशन पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, अब सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंसेस सबसे ऊपर आ गए। पोस्ट 9/11 एरा में अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद अलकायदा को ख़त्म करना और तालिबान हुकूमत को हटाना था। इस कदम ने साउथ एशिया को ग्लोबल स्ट्रैटेजी का सेंटर बना दिया। पाकिस्तान, जो पहले रीजनल इंपॉर्टेंस रखता था, अचानक फ्रंटलाइन एलाई बन गया। इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के दरमियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ गया, लेकिन इसके साथ पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी पैदा हुए। इस पीरियड ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। 2003 में इराक वॉर ने मिडिल ईस्ट को इंस्टेबिलिटी के दौर में दाखिल कर दिया। अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया, जिससे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हुआ। इससे ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा, सेक्टेरियन टेंशन्स तेज हुए और नॉन स्टेट एक्टर्स को जगह मिली। मिडिल ईस्ट की सियासत में अलायंसेस शिफ्ट होने लगे और गल्फ कंट्रीज़ ने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज़ को दोबारा डिज़ाइन करना शुरू किया। इस दौर में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ के रोल पर भी सवालात उठने लगे। इस पीरियड में नेटो का रोल भी एक्सपैंड हुआ। पहली दफ़ा आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया, जिसका मतलब था कि एक मेंबर पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। यूरोप ने भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को मजबूत बनाया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स को ग्लोबली टाइटन किया गया। इससे सिविल लिबर्टीज़ और प्राइवेसी के हवाले से डिबेट्स भी शुरू हो गईं। जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में डीपली इन्वॉल्व्ड था, उस वक्त चाइना ने अपनी इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक पावर को सिस्टमैटिकली एक्सपैंड किया। बीजिंग ने ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बेल्ट एंड रोड जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाया। रशिया ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को रिवाइव करना शुरू किया। यानी जब अमेरिका काउंटर टेररिज्म पर फोकस कर रहा था, तब ग्लोबल पावर बैलेंस धीरे धीरे मल्टीपोलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था। 2010 के बाद अरब स्प्रिंग ने एक और वेव क्रिएट की। ट्यूनीसिया से शुरू होने वाली प्रोटेस्ट्स इजिप्ट, लिबिया और सीरिया तक फैल गईं। इन मूवमेंट्स ने रीजनल रिजीम्स को चैलेंज किया और फॉरेन पावर्स को नए डिप्लोमैटिक डिसीजंस लेने पर मजबूर किया। सीरिया कॉन्फ्लिक्ट ने रशिया और अमेरिका को ऑपोजिट साइड्स पर ला खड़ा किया, जो फ्यूचर ग्रेट पावर कंपटीशन की तरफ इशारा था। 2020 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर कंपटीशन का लफ्ज़ आम हो गया। अब फोकस सिर्फ टेररिज्म नहीं रहा, बल्कि यूएस चाइना राइवलरी, रशिया वेस्ट टेंशन्स, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस सिक्योरिटी जैसे नए डोमेन्स पर शिफ्ट हो गया। नेटो एक्सपेंशन, इंडो पैसिफिक अलायंसेस और ब्रिक्स जैसे फोरम्स मल्टीपोलर वर्ल्ड का सिग्नल देने लगे। इस तरह पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी रीअलाइनमेंट्स ने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया जो आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि 9/11 ने सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक नया जियोपॉलिटिकल एरा शुरू किया। सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच ने अलायंसेस को रीशेप किया, मिडिल ईस्ट को ट्रांसफॉर्म किया, साउथ एशिया की इंपॉर्टेंस बढ़ाई और ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को दोबारा जिंदा कर दिया। आज का मल्टीपोलर वर्ल्ड, साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का दौर सब किसी न किसी हद तक पोस्ट 9/11 पॉलिसी शिफ्ट्स का नतीजा है। ये प्रोसेस अब भी जारी है और फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर इसी फाउंडेशन पर बिल्ड हो रहा है। इस बुनियाद पर अगला मरहला ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशन का था। 2014 के बाद जब अमेरिका ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तो रीजनल पावर्स ने ज़्यादा असर्टिव रोल लेना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बरकरार रही, जबकि इराक और सीरिया में नॉन स्टेट एक्टर्स ने पावर वैक्यूम का फ़ायदा उठाया। इस सिचुएशन ने फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को ये समझने पर मजबूर किया कि सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं होता। इसके नतीजे में डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और रीजनल पार्टनरशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। इसी दौर में हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया। अब जंग सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि साइबर स्पेस, मीडिया नैरेटिव्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी फॉरेन पॉलिसी टूल्स बन गए। रशिया वेस्ट टेंशन्स ने यूक्रेन क्राइसिस के बाद नए मोड़ लिए। सैंक्शंस डिप्लोमेसी, एनर्जी पॉलिटिक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंटरनेशनल रिलेशंस का सेंट्रल हिस्सा बन गए। इसने ग्लोबल ऑर्डर को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया।
दूसरी तरफ चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इकोनॉमिक कनेक्टिविटी पर फोकस रखते हुए एक्सपैंड किया। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स के जरिए बीजिंग ने डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। इस एक्सपेंशन ने अमेरिका और उसके एलाइज को स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की तरफ धकेला। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इसी टेंशन का नतीजा थी, जहां नेवल अलायंसेस और मैरिटाइम सिक्योरिटी पर जोर दिया गया। यानी काउंटर टेररिज्म से ग्रेट पावर राइवलरी तक का सफर ग्रेजुअली कंप्लीट हुआ। मिडिल ईस्ट में भी अलायंसेस स्टैटिक नहीं रहे। गल्फ स्टेट्स ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई किया, एक तरफ अमेरिका के साथ सिक्योरिटी टाइज मेंटेन किए और दूसरी तरफ चाइना और रशिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया। एब्राहम अकॉर्ड्स जैसे अग्रीमेंट्स ने रीजनल डिप्लोमेसी का नया चैप्टर खोला। ये सब डेवलपमेंट्स इस बात का सबूत हैं कि पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी रीअलाइनमेंट्स अब एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। वर्ल्ड ऑर्डर अब यूनिपोलर नहीं रहा, बल्कि एक इवॉल्विंग मल्टीपोलर सिस्टम बन चुका है, जहां हर मेजर पावर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अलायंसेस फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं और डिप्लोमेसी ज़्यादा ट्रांजैक्शनल नेचर की हो गई है। मुस्तकबिल का ग्लोबल ऑर्डर शायद टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होगा, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स फिर भी सेंट्रल रहेंगे। काउंटर टेररिज्म अब भी रेलेवेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और साइबर थ्रेट्स जैसे नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस भी फॉरेन पॉलिसी एजेंडा का हिस्सा बन चुके हैं। इस तरह 9/11 से शुरू होने वाला सफ़र आज एक नए फेज में दाखिल हो चुका है, जहां स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, कंपटीशन और कोऑपरेशन तीनों साथ साथ चल रहे हैं। इस नए ग्लोबल फेज में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। बहुत सी मिडिल पावर्स जैसे टर्की, सऊदी अरेबिया और इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की। अब वो सिर्फ एक सुपर पावर पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, बल्कि मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी अपना रही हैं। इस अप्रोच का मकसद ये है कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट्स दोनों तरफ से हासिल किए जा सकें। ये ट्रेंड क्लियरली दिखाता है कि पोस्ट 9/11 एरा ने रिजिड अलायंस स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप्स में तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट भी फॉरेन पॉलिसी का कोर टूल बन चुका है। सैंक्शंस, ट्रेड टैरिफ्स, करेंसी इन्फ्लुएंस और टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्रेटेजिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जा रहा है। अमेरिका और चाइना के दरमियान टेक्नोलॉजी कंपटीशन, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज ने साबित कर दिया है कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स अब जियोपॉलिटिकल राइवलरी का हिस्सा हैं। यानी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ मिलिट्री या डिप्लोमैटिक टॉक्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि इकोनॉमिक बैटलफील्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। यूरोप के लिए भी पोस्ट 9/11 रीअलाइनमेंट्स का सफ़र आसान नहीं रहा। नेटो पर डिपेंडेंसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया। रशिया के साथ टेंशन्स ने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को प्रायोरिटी बना दिया। गैस पाइपलाइंस और एनर्जी कॉरिडोर्स अब सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट समझे जाते हैं। इस वजह से एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट पॉलिसी दोनों फॉरेन पॉलिसी एजेंडा का इंटीग्रल हिस्सा बन गए हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में अलायंसेस का पैटर्न भी रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। क्वाड जैसे फ्रेमवर्क्स और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स ने रीजनल बैलेंस को रीडिफाइन किया है। यहाँ मैरिटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ट्रेड रूट्स की प्रोटेक्शन पर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। ये सब डेवलपमेंट्स इस बात का सबूत हैं कि ग्लोबल पावर सेंटर धीरे धीरे अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस शिफ्ट ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी अडैप्ट करने पर मजबूर किया है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी अब फॉरेन पॉलिसी का मेजर हिस्सा बन चुके हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिजास्टर्स, वाटर स्कैर्सिटी, फूड सिक्योरिटी और पैंडेमिक्स ने गवर्नमेंट्स को कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी पर जोर देने पर मजबूर किया। कोविड-19 ने यह साबित किया कि ग्लोबल क्राइसिस सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉरेन पॉलिसी के सॉफ्ट पावर टूल्स बन गए। इसने दिखाया कि पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी से भी मेजर होती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिजिटल नैरेटिव्स भी मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सेंट्रल एलिमेंट हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स और डिजिटल प्रोपेगेंडा को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसने डेमोक्रेसी, इलेक्शन सिक्योरिटी और पब्लिक ओपिनियन पर डायरेक्ट असर डाला है।
गवर्नमेंट्स ने साइबर डिफेंस यूनिट्स और डिजिटल रेगुलेशंस को अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बना लिया है। यानी बैटलफील्ड अब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि वर्चुअल भी हो चुका है। आखिरकार पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी रीअलाइनमेंट्स ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां सर्टेनिटी कम और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अलायंसेस डायनामिक हैं, थ्रेट्स मल्टी डायमेंशनल हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैगमेंटेड है। हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए कोऑपरेशन और कंपटीशन के दरमियान बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ये इवॉल्विंग लैंडस्केप फ्यूचर डेकेड्स तक इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करता रहेगा। इस सफ़र का सबसे अहम नुक्ता ये है कि 9/11 के बाद जो सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच शुरू हुई थी, वो अब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में तब्दील हो चुकी है। आज फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक रेजिलियंस का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से ग्लोबल ऑर्डर अब एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है, जहां हर नया क्राइसिस एक नई रीअलाइनमेंट को जन्म देता है।